नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। दरअसल चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा की दो दिनों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से हल्द्वानी में शुरू हुई। रामपुर रोड स्थित एक होटल में कार्य समिति का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर पार्टी द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कार्यक्रम स्तर का निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया था। और वहीं यदि बात करें, वासु पार्टी के प्रवक्ता शादाब समझ ने बताया है कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और आज अपने संगठन की ताकत पर हम आज सत्ता में हैं और लगातार तमाम देश के अंदर हमारी पार्टी है। साथ ही हमारी पार्टी देश में एक अलग कार्य कर रही है और जिस तरह के हम लोग निकलकर सामने आए हैं और देश में सबसे बड़ा हमारा संगठन माना जा रहा है और संगठन हमारी ताकत है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति का होना, जिला कार्य समिति का होना, बूथ तक उनको पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को तक लोगों को पहुंचाना, ये हमारा विशेष कार्य है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बूथ को मजबूत करेंगे, जिसका समिति अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि 2 दिन तक कार्य समिति की बैठक चलने वाली है और इसी को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी का, पहले आप सुन लीजिए। चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सीमा अरोड़ा जी हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज गोनियाल जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल सीमा अरोड़ा जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। चंपावत में ऐतिहासिक जीत, जिस तरह का कीर्तिमान रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद ये जो कार्य समिति की बैठक की जा रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या कुछ एजेंडा है आपकी बैठक का? देखिए, चुनाव के पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बधाई दी और जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, जिन्होंने विश्वास जताया दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर, कुछ धामी जी को। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपने बोला कि अच्छा बिल्कुल चुनाव के बाद एकदम से किस तरीके से ये समिति रख दी गई, तो इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी चीज को लाइट नहीं लेती और आराम नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। हमारे यहाँ तो यह है कि लगातार प्रयत्नशील रहना है आपको और जनता के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए तत्पर तैयार रहना है। तो जैसे ही हमारे हम चुनाव में पूरी तरीके से संलग्न थे। अब हम जैसे चुनाव खत्म हुए तो हमने समिति बिठाई, उसकी समितियों में से पता लगता है कि आगे जिला स्तर पर और राज्य स्तर पे किस तरीके से काम करना है। तो हम लोग उस पे पूरे सब कुछ जो होगा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि देखिए राजनीति की नीति और रीति दोनों बदल रहे हैं। अब वो वाली राजनीति नहीं रही कि सिर्फ नेतागिरी करके आप राजनीति चमकाएं। डे टू डे परफॉर्मेंस जो है उस पे वचनबद्ध है भारतीय जनता पार्टी और हम उसी पे ही काम करना चाहते हैं कि हर जिले की और हर राज्य की परफॉर्मेंस पूरे अच्छे से देखने को मिले। ये पूरा जो है मोदी जी का निर्णय और हम लोग उसी पे काम करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने कहा है कि देखा है कि पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं तो काफी समय तक तो एक खुमारी होती है जीत की, लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ जो आपने कहा कि बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में नजर आती है। चुनाव जीतने के बाद तुरंत जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया, फिर तैयारियों में जुटी है, एक अहम बात यहाँ पर हो जाती है। चलिए, आप पार्टी से हमारे साथ हेमा भंडारी जी जुड़ी हैं। हेमा जी, बीजेपी की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है और आप वहां पर विपक्ष में भी है। आपका भी जनाधार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस तरह की तैयारियों को, क्योंकि लगातार बीजेपी सफल होती हुई नजर आ रही है? कार्य समिति की बैठक जो हल्द्वानी में चल रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष समेत बड़े बड़े नेतागण उसमें आए हुए हैं और जिसका जो है मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीजेपी हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहती है। इसको जो है प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इससे प्रदेश की जो बैठक है, इसमें कोई प्रदेश के विकास के मुद्दे के लिए कोई बैठक नहीं है। ये इसका जो बीजेपी का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये प्रकरण चुनाव कैसे जीता जाए, भाजपा का ध्यान हमेशा यही होता है।
और बेहतर होता कि आज ये जो बैठक है ये प्रदेश के मुद्दों पे होती, प्रदेश की जो हालात हैं उन पर होती। लेकिन आज प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है, प्रत्येक व्यक्ति पे लगभग 66,000 का कर्ज है, परंतु धामी सरकार आगामी चुनाव कैसे जीता जाए इस पर लगी हुई है। 4 धाम की व्यवस्था तो इनकी पूरी तरह से चरमरा गई है, भगवान भरोसे चल रही है। आत्मनिर्भर, मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो उनकी आत्मनिर्भर यात्रा तो चली रही है, उसमें तो किसी नेताओं का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर यात्रा है, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो इनकी 2 दिवसीय और धामी सरकार जो है अपनी 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो 8 साल जो बेमिसाल जो इनके 5 साल है उसका नारा देने जा रहे हैं। और प्रदेश जय, प्रदेश से कोई मतलब नहीं, प्रदेश के लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई विकास, कोई यहाँ पर रोजगार से कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या रोजगार की व्यवस्था है, क्या पलायन है? बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ना तो यहाँ रोजगार पे बात होती, ना यहाँ स्वास्थ्य पे बात होती, ना यहाँ पलायन कैसे रोका जाए किसी पे बात नहीं होती। शिक्षा की व्यवस्था ये रोजगार, पलायन जैसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं की जा रही है। बीजेपी चुनावी मोड में रहती, लेकिन 8 साल पूरे किए हैं हेमा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर यदि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो जो काम उन्होंने किए हैं इसको लेकर अगर जाते हैं तो बुराई क्या है? देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि जो काम अच्छे हैं मैं उनके लिए कहूंगी। सारे जो चुनाव है, मोदी जी अपना चुनाव जो है नितिन गडकरी जी के नाम पे जीतते हैं, नितिन गडकरी जी ने किया है काम, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। और सारे चुनाव जो है वो सड़कों पे होते हैं कि सड़कें बढ़िया बन गई है, देखो हाईवे क्या बन गए। सब चुनाव मोदी जी खुद अपने जो है नितिन गडकरी जी के नाम पे चुनाव वोट मांगते हैं, देखिए हमारी जो है हाईवे कितना बढ़िया बन गया है। और यहाँ पर जो है इस प्रदेश के, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर धामी सरकार कम से कम अपने प्रदेश के कार्यों को तो दिखाए, अपने कार्यों को तो दिखाए जनता को। हर समय हर जनता भी धीरे धीरे समझ रही है कि मोदी जी के नाम पर हर बार वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लौटूंगा मैडम आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मनोज गोयल जी यहाँ पर जुड़े। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आती है, हमने देखा है चुनाव जीतने के बाद कुछ दिन तो पार्टी को ये लगता है कि अभी चुनाव जीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमेशा बीजेपी के साथ यही देखने को मिलता है, यहाँ पर चुनाव जीते और दूसरी तैयारी शुरू। क्या इस बैठक को आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना उचित होगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर नहीं बैठा हूं, तो जितने नहीं सर, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैंने आपसे ये ना सोचे कि मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो मैं जरूर कहूंगा। पहली बात मैं बीजेपी की करूं तो बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, या जो वो चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं उसके बाद वो सीधे आगे की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, ये अपनी आपसी जो इनके जो झगड़े हैं, जो मतभेद हैं, उन्हीं में कहीं फंस के रह जाते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद, अभी आप अगर देखें अभी के समय में कि अभी चंपावत चुनाव में मुख्यमंत्री जी के जीतने के बाद अब जो उपचुनाव, जो नगर पालिका गोपेश्वर का चुनाव है या कहीं भी उपचुनाव है, वहां पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। वो छोटे से छोटे चुनाव और बड़े से बड़े चुनाव को बहुत ही सीरियस तरीके से लेती है, इसीलिए वो पार्टी अभी आगे बढ़ रही है। ठीक है, सीमा जी आपके पास आऊंगा। जो हेमा भंडारी ने यहाँ पर कहा कि आप लोग ये बैठक जनता के मुद्दों को लेकर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग चुनावी मोड में ही रहते हैं और इस बैठक को भी आपके आने वाले चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वो मुद्दे कहाँ हैं मैडम? महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ऐसे तमाम मुद्दे, इन पर चर्चा क्यों नहीं होती? बड़ा दुख होता है मुझे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर ये बैठी और ये नॉलेज लेके नहीं आती, सिर्फ एक क्रिटिसाइज करने के लिए। ये नहीं करा वो नहीं, ये सब चीजों के लिए आप डिबेट में मत आया करिए मैडम, पहले नॉलेज लेके आया करिए। हमारी जो ये समितियां होती है ना, चलो आपको अस्पताल घुमाती हूँ, आपको सुनिए, सुनना सीखिए। नहीं, आप बोल रहे हो तो मेरे को तो बोलना बनता है ना। आप बोल रहे हो कि मैं नॉलेज के बैठो ना, कुछ नहीं रहेंगे क्योंकि आप लोग नॉलेज लेना नहीं जानते। फेलियर ही रहेंगे, शून्य पे चले
चलेगी, आप शून्य में चलेगी। जनता ने आपको उठा के फेंक दिया, लेकिन फिर भी आपको शर्म ना आती है जब डिबेट में उठ के इस तरीके की बातें और दोषारोपण करते हो आप लोग। माफी नहीं, आपसे करना बेकार है, क्योंकि मैं आपको किसी भी कीमत से, किसी भी तरीके से, किसी चीज में आपको मानती नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आज कांग्रेस खड़ी होती तो उससे जरूर बात करती, लेकिन आप लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बड़ा वाला शून्य हो। शून्य कहाँ एग्जिस्ट करते हो आप लोग? आपको तो उठा के ऐसे फेंका, ऐसे उठा के फेंका। कौन डरेगा आपसे? कौन डरेगा? जिसका कोई असर तो होता है, जिसका कोई असर होता है उससे कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। जनता ने आपको स्वीकारा, एक सीट दे दी, एक सीट दे दी होती तो हम सैल्यूट कर लेते, यूं करके। और ऐसे भी करते हैं, क्या माने आपको? बिल्ली हो चुके हो, बिल्ली 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 हुआ, बिल्ली जी। एक बात बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार धाम उत्तराखंड में, चार धाम यात्रा से बड़ी यात्रा है, तो मुझे बता दो, उसके लिए व्यवस्थाएं बता दो सर। इनको चुप कराएंगे मैडम, एक एक करके बात कीजिए। हेमा जी, एक एक, हेमा जी आप अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, अभी सीमा जी की बात एक एक करके बात कीजिए, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, ये लोग सिर्फ चीखते हैं और सुनते नहीं है कभी जी। आपने आ रहा हूं हेमा जी आपके पास। समितियां होती हैं, इनको नहीं पता, क्योंकि ये कभी समिति में गई नहीं है ना, इनको इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जिस सच्ची उसके ये पार्टी की ये सदस्य है ना, वहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन यूं ही राज्यों में सरकार चल रही है हमारी, इसीलिए बना संगठन, क्योंकि जब हम समितियां करते हैं तो उसमें हम लोग पूरी तरीके से ये डिसाइड करते हैं कि इस महीने आप जो है कितने लोगों को जो हमारी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचाएंगे, उनको नॉलेज देंगे उस योजनाओं के बारे में, और कितने लोगों को वो योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। आज तक जब से मोदी सरकार बनी, उससे पहले कभी लाभार्थी शब्द सुना था सर? आज एक लाभार्थी शब्द आता है, यानी कि कितने परसेंट लाभार्थी हैं हमारे यहाँ, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई भी योजना हो, उसमें एक लाभार्थी शब्द। लाभ कितनों को मिल रहा है उसका? ये देखो, ये सुनती नहीं है कभी भी। ये योजना वो योजना, बहुत सारी योजना है, मैं भी योजना। अरे पढ़े लिखे हो तो ले लो ना योजना का लाभ। अनपढ़ हो आप लोग, जाहिल हो आप लोग, दंगा करते हो आप लोग, सिर्फ बातों को काटते हो आप लोग, गुंडागर्दी कराते हो, पथराव कराते हो, लड़ाइयाँ कराते हो, शाहीन बाग जैसी गंदी चीज स्थापित करते हो। शाहीन बाग स्थापित करने वाले आप हो, आप शाहीन बाग बनाते हो, मैडम आप शाहीन बाग चले गए, ठीक है, कहाँ शाहीन बाग चले गए सीमा जी? विषयांतर हो, बुलाया करिए ना, तो चलिए हेमा जी आप जाओ, अब आप रुक जाइए, बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उनके साथ कोई फायदा नहीं है। लोग सिर्फ बोलती है, ये कभी किसी को बोलने देती नहीं है टर्न। क्या इनको जवाब दे? इनको मैं नहीं बोलने दूंगी, अब इनको मैं नहीं बोलने दूंगी, डिबेट नहीं हो पाएगी मैडम, डिबेट नहीं, तो फिर इनको चुप कराया करिए ना, इनका म्यूट कर दिया करिए जब इनको है, वरना आप अगर सरकार से जवाब चाहते हो तो सरकार के जवाब लेना। देखते हैं मैडम, और आप लोग सब अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं ध्यान से सुन रही थी ना इनको, और मैं आपको जवाब देना चाहती, दुनिया को बताना चाहती कि जो ये हमारी समितियां होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, लेकिन ये तो सुनना नहीं चाहते। हमेशा क्रिटिसिज्म। अगर इतना क्रिटिसाइज करना था तो आज इनकी जनता ने इसको नकारा ना होता, एक सीट दे दी होती, सारी की सारी जमानतें ना जब्त होती, और इनका एक कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री पद के रूप में था वो भी हमारे पास आ गया, साथ में 700 लोग भी लेकर आ गए, जो टोटल 700 थे इनके पास। उसके बावजूद ये इस तरीके से बोलते हैं। बहुमत कैसी चीज है? बहुमत पता है किसको कहते हैं मैडम? बहुमत पता है किसको कहते हैं? पंजाब की बातें छोड़ दीजिए, उड़ता पंजाब को आपने आज जलता पंजाब बना दिया। देख लिया हमने क्या बना दिया अपने पंजाब को, क्या दिल्ली को बना दिया, और क्या दिल्ली को पर आपने, वो भी हमें सब पता है। 2 राज्यों में जिस तरीके से सरकार बनी वो सारी जनता जानती है, और बहुत दुखी है जनता आपको बना के, बहुत जल्द आपको जवाब देगी। हेमा जी, कांटों का ताज आपके सर पर भी है। पंजाब और दिल्ली का उदाहरण दे रही हैं यहाँ पर सीमा जी, और वहाँ की स्थितियाँ किसी से छुपी नहीं हुई। ठीक है, हम आरोप लगाते हैं, एक उंगली सामने वाले की तरफ होती तो 3 हमारी तरफ भी मुड़ जाती है। मैं तो सीमा डोरा जी से अपने प्रदेश की सिर्फ यही तो कह रही हूँ कि ठीक है, आप विकास के कार्य चुनवाओ। मैंने इनसे कहा था कि मैं आपको विकास के इतने काम कर दिए हैं कि आप मैडम गिन नहीं सकती, आप गिन नहीं सकते। आपके एक सबसे बड़ा विकास बताओ क्या किया अभी रिसेंटली? विकास पता है क्या किया? रिसेंट का विकास बता दूं, आपके मुख्यमंत्री पद, हमारे मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे ना वो हमारे पास आ गए विद 700 कैंडिडेट, विद 700 पीपल।
सॉरी, आपका जो कैंडिडेट था विद 700 पीपल आए, जो टोटल शायद आपके 700 जो थे आम आदमी पार्टी का। गिनवा रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल योजनाएं है ना बहुत सारी, आप बहुत सारी है। कितने लोगों को बैंकों ने फायदा दिया है उससे, बैंकों ने कितने लोगों को लोन दिया है। आप अगली डिबेट पे बैठेगा, मैं आपको आप डिबेट पे बैठेगा, मैं आपको पूरी उसकी डाटा दूंगी, डाटा दूंगी मैं आपको। और अगर आपको अभी डाटा चाहिए तो आप RTI लगा के ले सकते हो डाटा। जो बना हुआ है, जो बताते हो आप आयुष्मान कार्ड, एम्स वालों से पूछिए ना जाके, किसी केस में सबसे पूछा हुआ है, सबसे सर्वे करा हुआ है, सर्वे करा हुआ। कैंसर तक के लोगों का इलाज हुआ है मैडम, कैंसर के लोगों का और हार्ट पेशेंट्स का भी, और मैंने खुद करवाया, है। आप किसी की बात क्या कर रहे हो? जी 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 जी, कौन जिस केस के लिए गए होंगे ना, उनका काम हुआ है। मैं बोलती हूँ उनका काम जरूर हुआ है। और आप निकम्मी सरकार, आपने तो कुछ भी नहीं कराया आज तक। आपने क्या करा दिया? निकम्मी सरकार, दिल्ली में सिर्फ 4-5 लोगों को 4-5 लोगों को पेंट करने के बाद आप पूछते हो कि आपने बहुत झूठे वादे दिए लोगों को, शाहीन बाग जैसी लगा के गुंडागर्दी कराई। नाम भी दिलवा दीजिए ना। हाँ, नाम तो मैं बहुत दिखा दूंगी, नाम से क्यों नहीं था। 1 रुपए में हमने नल लगा दिया सबके घरों पे, जो दूर तक नल नहीं थे ना, 1 रुपए में हमने नल लगा दिया। तो रोजगार तहत कितना कुछ लोगों को रोजगार में यहाँ के स्कूलों को दिखाती हूँ मैं, आपके यहाँ के। ठीक है, रुक जाइए आप खुद डॉक्टर्स कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर आने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर क्यों सुविधाएं नहीं है? यहाँ पर बताओ ना, क्यों जाना पड़ता है यहाँ से दिल्ली इलाज के लिए? यहाँ पर क्यों नहीं है इलाज हमारे लिए? दिल्ली में तो कोरोना में आपने मार डाला लोगों को। आपके तो मंत्रियों को मेडिकल ट्रीटमेंट दे कहाँ पाए दिल्ली में? अगर अमित शाह जी ना होते तो कोरोना में तो आपने दिल्ली को मार दिया होता। दिल्ली में बुरे हाल है, दिल्ली में तो आपने बुरे हाल कर दिया। चलिए, मेडिकल फैसिलिटीज में 0 कर दिया था आपने। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मनोज जी के पास, मनोज जी, देखा आपने दोनों ही पार्टियां किस तरह से आपस में जो बहस चल रही है, तर्क आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम विषय रखते हैं कि जनहित से जुड़ी हुई कोई बात हो और उन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन जब इस तरह की बहस होती है तो हम वहां नहीं पहुंच पाते जिसमें वाकई जनता के हित होते हैं। सरकार यहाँ पर जो बैठक की तैयारी है, तमाम दिग्गज पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो बूथ लेवल तक पहुंचाई जाएंगी, उनकी जानकारियां बूथ लेवल तक पहुंचाई जाएंगी कि किस तरह की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन सर, ये भी तो सवाल खड़ा होता है, जब सरकार इतनी योजनाएं चला रही है तो जनता को तो वैसे ही पता है कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और कितना लाभ किसको मिल रहा है, फिर अलग से ये कार्यक्रम करने की जरूरत क्या पड़ जाती है? देखिए, एक कार्यक्रम जब भी किसी पार्टी का जो एक कार्यक्रम होता है, उस समिति जो एक कार्य समितियां होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि वो अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक योजनाओं को पहुंचाए और वो कार्यकर्ता उससे फिर उन योजनाओं को, क्योंकि एक बड़ा मंत्री या वो हर एक कार्यकर्ता के पास नहीं पहुंच सकता या एक आम इंसान के पास नहीं पहुंच सकता है। जब किसी कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें तमाम कार्यकर्ता अपने क्योंकि बूथ लेवल का कार्यकर्ता, उसके बाद गांव के कार्यकर्ता होते हैं, सब जगह के कार्यकर्ता क्या करते हैं, फिर उनके पास जो योजनाएं पहुंचती हैं उससे गांव के जो अन्य लोग होते हैं, जो आम इंसान हैं, उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने में बहुत सहयोग मिलता है। इस तरीके से इसीलिए कार्य समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, ये भी तो होना चाहिए सर, जिस सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है, इस पर बात की जाए और वहां पर पहुंचकर ये आंकड़े भी देखे जाएं कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सरकार की योजनाओं का, कितना लोगों तक लाभ पहुंच रहा है, ताकि सीधा सीधा फायदा फिर बाकी फिर पार्टी को मिल सकता है, इसका जनता के बीच एक विश्वास जगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हेमा जी, अब आपके पास आऊंगा। कई गंभीर आरोप यहाँ पर माफ कीजिए सीमा जी, कई गंभीर आरोप यहाँ पर आप पार्टी की तरफ से आप लोगों ऊपर लगाए जा रहे हैं योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर, और हालांकि आप आंकड़ों की बात भी वो यहाँ पर कर रहे हैं कि सिर्फ आप योजनाएं तो चलाते हैं लेकिन जनता को सही तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पाता, सिर्फ झूठ मूठ की वाहवाही। ऐसा नहीं होता सर। देखिए, जैसे लोन की बात कहते हो तो उसमें कुछ पेपर वर्क होता है। जैसे राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों के एडमिशन होते हैं उसमें भी पेपर वर्क होता है। अब पेपर वर्क तो करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि इस तरीके से एडमिशन मिल जाए तो बहुत गलत लोग जो होते हैं उसका फायदा उठा लेते थे, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तो आती है हर चीज में, और उसमें जो होता है एक जो साधारण इंसान है वो कहीं ना कहीं हार जाता है कि ये सब नहीं मैं कर सकता, मैं ये कैसे इस पेपर को कैसे पूरा करूँ। तो यही जो समितियां हम लोग चलाते हैं इनमें यही सिखाते हैं बूथ स्तर पे और
लोगों को यही सिखाते हैं संगठन मंडल स्तर पे कि आप लोगों के पास सबसे मिलिए, लोगों के पास जाइए और लोगों को बताइए ये योजना चल रही है और जितने से ज्यादा लोगों को लाभ देखिए, यानी कि लाभार्थी बनाइए और फिर अपने साथ जोड़िए, क्योंकि नेता वही होता है जिसके पीछे लोग चले। ठीक है, जो नेता बने और लीडरशिप करे और पीछे लीड करे बहुत सारे लोगों को, तो लीड वो तभी करेगा जब वो लोगों को साथ जुड़ेगा और लोगों को सहूलियत देगा, उनको वो सब मदद देगा जिसकी उनको जरूरत है। तो ये सारी जो योजनाएं होती है यही उनको बताने के लिए बोला जाता है। और जो इतनी सी योजनाओं में जिससे किस इंसान को कौन सी योजना चाहिए, यानी कि कौन सा योजना का लाभ उठाना पड़ेगा। तो कोई बीमार है तो उसको आयुष्मान के तहत जोड़ दो, कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार योजना के तहत जोड़ दो, तो उसको लोन चाहिए तो उसको वो कर दो, और किसी के छोटा बच्चा हुआ तो उसको किस तरीके से योजना में जोड़ा जाए, इस तरीके से है, या शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से करा जाए। तो यही हम लोग अपने जो उभरते हुए नेता है जो हमारे साथ जुड़ते हैं ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, और उनको हम मैडम अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगा हेमा जी आपसे। हेमा जी, चलिए, सरकार की तमाम विफलताएं आप लोग आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन टीवी पर आरोप लगाने से क्या होगा? जनादेश लगातार मिल रहा है, विधानसभा चुनाव में जिस तरह का बहुमत मिला और उपचुनाव में भी यहाँ पर एक कीर्तिमान रच दिया गया, तो विपक्ष की बात जनता तक पहुंच नहीं पा रही क्या, या आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं? देखिए, धीरे धीरे जनता समझ रही है कि भाजपा जब भी चुनाव लड़ती है तो सिर्फ धर्म के मुद्दों को लेकर लड़ती है, और धर्म का मुद्दा बाद में, इस बार जो चुनाव में हुआ सब कुछ जो है लास्ट में आके वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर आके इन्होंने घुमा दिया, जनता का ध्यान भटका दिया और जनता को गुमराह करके जो भी इन्होंने किया है, ठीक है, इनको जनता ने इस बार मौका दिया है तो उनको करके दिखाना चाहिए। और मैं धरातल पे बात करके मैं यहाँ पर टीवी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि योजनाएं बहुत सारी हैं, मैं योजनाओं को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने योजना भी निकाली है, लेकिन उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। मैंने कई लोगों की फाइलें पीएमसीजी के अंतर्गत भिजवाई, वो 2 साल से फाइलें घूम ही रही हैं, बैंक मना कर देते हैं, कहते हैं वो उनकी योजना है, हमारे ऊपर लागू नहीं होती, हमारी मर्जी होती है, आरबीआई के अपने रूल होते हैं। तो जब वो उनके अंतर्गत उन्हें लोन ही नहीं मिलेगा तो योजना कहाँ से सफल हो जाएंगी। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि इनको इस समय लगातार सबका वो कह तो रहे हैं आप आरटीआई के माध्यम से आरटीआई लगाइए, आंकड़े निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए कितनी योजनाओं में कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, क्या कुछ आंकड़े हैं, वो कह तो रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी और तथ्यों के साथ बात भी की जाए तो सही साथ में आएंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कार्य समिति की 2 दिवसीय बड़ी बैठक हल्द्वानी में होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल पूरे किए हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इन 8 सालों को जश्न के रूप में मना रही है। उद्देश्य यही है कि सरकार की योजनाओं को किस तरह से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए और जनता तक ये बात पहुंचाई जाए कि सरकार जनता के हित में कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।